हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है वो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अपना, जो सिविल कोड का प्रोसेस था, जो स्टेजेस हमने डिस्कस करी थी, उसी का ही कंटिन्यू पार्ट है। मतलब बेसिकली उसमें कुछ चीज़ें थी जो मेंशन नहीं करी थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसीलिए आज मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ रही हूँ क्योंकि वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को पता ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ चीज़ें जो है वो स्किप कर दी हैं, तो मैं स्किप नहीं करना चाहती और उससे मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा। वीडियो बनाने का पर्पस है कि उन लोगों को अवेयर करना, उन लोगों को एजुकेट करना हमारे लीगल सिस्टम के बारे में, जिनको नहीं पता होता कि कोर्ट में जाके कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता कि लॉ एंड ऑर्डर काम कैसे करता है, या फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका एडवोकेट उनको सही तरीके से जो है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। उनको नहीं पता उनका मैटर कौन सी स्टेज पे है, वो बस जाते हैं जिस दिन उनको बुला लिया जाता है। इसके अलावा जो भी एडवोकेट उनको बोल देता है वो बस सुन के वापस आ जाते हैं, अपनी पेमेंट कर देते हैं। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका पूरा राइट है कि आप अपने एडवोकेट को क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सको, आप उससे पूछ सको कि आपका मैटर कौन सी स्टेज पे है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी पता होना चाहिए जो आपको वो बता रहा है वो सही बता रहा है, आपको कुछ वो गलत गाइड नहीं कर रहा है। तो बस इसीलिए थोड़ी सी कोशिश है कि जिन लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचे उनको पता हो कि कोई भी गलत तरीके से उनको गाइड नहीं किया जा रहा और उनको जो है वो सही से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कोर्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने जैसे बात की थी कि समन्स जो है वो भेजे जाते हैं कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट क्या करता है, जब मैटर को एक्सेप्ट कर लेता है आपके मैटर को, उसके बाद वो समन्स निकलवाता है डिफेंडेंट के लिए, मतलब जिसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है। तो समन्स क्या होता है, एक तो होता है कि आपने सही से एड्रेस दिया है और जो डिफेंडेंट है वो भी वहीं पे रहता है, उसको जो है वो समन्स रिसीव हो गए, उसने रिसीव कर लिए। अब अपीयर होता है नहीं होता है वो तो अलग बात है, लेकिन उसने जो है वो रिसीव कर लिए। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि समन जो है वो डिलीवर ही नहीं होते हैं। मतलब मान लीजिए जो आपने एड्रेस दिया है वो उसका सही एड्रेस नहीं है, आपको सिर्फ उसी एड्रेस के बारे में पता है, उसके अलावा आपको उसके एड्रेस के बारे में नहीं पता। तो जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया कोर्ट को, वहां पे समन गए लेकिन वो डिलीवर नहीं हुए। तो उस केस में कोर्ट क्या कहता है, उस केस में जो है वो नोटिस दिया जाता है थ्रू पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर। मतलब कि न्यूज़पेपर में नोटिस छपवाया जाता है उस पर्सन के अगेंस्ट, ये बताने के लिए कि आपके अगेंस्ट जो है वो समन निकला है, आपके अगेंस्ट किसी ने केस फाइल किया है। तो कोर्ट ये कहता है कि जब आपने जो है वो नोटिफिकेशन दे दी, जब आपने पब्लिकेशन कर दी न्यूज़पेपर में, उसके बाद कोर्ट ये प्रज्यूम करके चलता है कि उस पर्सन को जो है वो नोटिफाई कर दिया गया। तो उसके बाद वो अपीयर होता है नहीं होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो न्यूज़पेपर के थ्रू वो नोटिफाई हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि अगर न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कर दिया गया, आपको नोटिफाई कर दिया गया न्यूज़पेपर के थ्रू, तो मतलब कि आपको नोटिस चला गया है। उसके बाद अगर आप अपीयर हो जाते हो, मतलब जो डिफेंडेंट है वो अपीयर हो जाता है, तो मैटर चलेगा जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो पूरी स्टेजेस वैसे ही कवर की जाएंगी। अगर वो अपीयर नहीं होता है तो उसके बाद उसको जो है वो एक्स पार्टे बना दिया जाएगा। तो एक्स पार्टे के बाद भी मैटर कैसे चलता है ये भी मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब एड्रेस सही से नहीं पता होता, या ऑलरेडी, या फिर ये भी होता है कई बार कि पर्सन जो है वो उस एड्रेस पे रह रहा है लेकिन अब वो वहाँ से मूव कर गया है। तो कई सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे समन जो है वो अनडिलीवर्ड रहते हैं, डिलीवर नहीं हो पाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है वो ये एक वे है कि आप पब्लिकेशन कर देते हो न्यूज़पेपर में उसको नोटिफाई करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप समन भेजते हो उसके बाद डिफेंडेंट के पास जो है वो टाइम होता है, विद इन 30 डेज उसको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। मतलब उसको जो है वो एक डेट दी होती है कि उसको उस दिन अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है। लेकिन क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता विद इन 30 डेज। अब उसके पास कितना टाइम है, जैसा कि मैंने बोला था कि वो डेट्स ले सकता है, अपना जो टाइम है उसको एक्सटेंड करवा सकता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट एक्सटेंड कर देते हैं टाइम, और उसके पास ये राइट है कि वो टाइम, जैसे एक डेट ले ली उसने, 2 डेट्स ले ली उसने, 3 डेट्स ले ली, 3 डेट से ज़्यादा वो डेट नहीं ले सकता। लेकिन 3 डेट्स भी वो ऐसी लेगा कि वो विद इन 90 डेज आ जाए।
मतलब बेसिकली अगर आपको सीधा सीधा बोलूँ तो उसके पास जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम होता है 30 डेज से लेके 90 डेज तक। करनी उसको 30 डेज में ही चाहिए। मान लीजिए उसने कोई और डेट लेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है वो 60 डेज चला गया, और जो अगर आप उसने और ज़्यादा ले ली तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो डेट एक्सटेंड होगी वो जब से आपको समन मिला है तब से लेके नेक्स्ट 90 डेज तक ही होगी। 90 डेज से ऊपर का टाइम पीरियड उसको नहीं मिलेगा जस्ट एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट है बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आपने प्लेंट फाइल कर दी, आपने जो आपकी दूसरी पार्टी है उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी, उसके बाद कोर्ट को जब लगता है उसने जो है वो प्लेंट भी पढ़ ली, रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल की है, मान लीजिए रेप्लिकेशन भी चली गई है। अब कोर्ट को लगता है कि आपका मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। पढ़ने के बाद उनको एक पॉसिबिलिटी नज़र आई कि हाँ आपका मैटर जो है वो लोक अदालत में जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब लोक अदालत में रेफ़र किया जा सकता है। तो क्या होता है कि आपको वो पूछ सकते हैं कि क्या पार्टीज जो है वो लोक अदालत जाके अपना मैटर रिजॉल्व करना चाहेंगी। उसके लिए अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि लोक अदालत बेसिकली होता क्या है। देखिए लोक अदालत क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि पीपल्स कोर्ट, मतलब कि आपका अपना एक तरह से अदालत है, मतलब वहाँ जाके आप अपनी बात रख सकते हो जजेस के सामने। जजेस बेसिकली उनको मेंबर्स बोला जाता है। तो मेंबर्स वो होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं, हायर अथॉरिटी पे लीगल ऑफिसर्स होते हैं, वो बैठे होते हैं, बार काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। उनका जो है वो एक ग्रुप होता है, 5-6 लोग होते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के आपके मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो वो कोर्ट में ही आते हैं, आपको बस जब आप एग्री कर जाते हो ना वहाँ पे जाने के लिए, लोक अदालत में अपना मैटर ले जाने के लिए, तो आपको डेट दी जाती है जिस दिन लोक अदालत लगती है उसी कोर्ट में। तो क्या होगा कि आपको जो है वो वहाँ पे जाना है, अपना मैटर रिप्रेजेंट करना है, और जो दूसरी पार्टी है वो अपना पक्ष रखेगी, आप अपना पक्ष रखोगे। तो फिर क्या होगा कि आपको ना सजेशंस दिए जाएंगे, आपको थोड़ा सा समझाया जाएगा कि चलो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लीजिए, दूसरी पार्टी को समझाया जाएगा कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लो, और एमिकेबली जो है वो मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। आपके ऊपर चीज़ें थोपी नहीं जाती, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एग्री करते हो इस सजेशन के लिए या नहीं करते हो। मतलब बेसिकली वो एक तरह से एमिकेबली दोनों पार्टीज़ को, तो कहते हैं ना विन विन सिचुएशन दोनों पार्टीज़ के लिए बन जाती है। ऐसा नहीं है कि देखो कोर्ट का ऑर्डर आएगा फिर तो वो किसी एक के फेवर में आएगा, फिर उसके लिए तो अब फिर चाहे आप अपील में जाओ आगे, फिर आप जो मर्जी करो, वो तो अगर आपको जितना अपना टाइम वेस्ट करना है आप कर सकते हो, जितना आपके पास पैसा है वेस्ट करने के लिए वो आप कर सकते हो। लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि एक फैसिलिटी है जो आपको दी गई है, आप अपना स्पीडीली अपना जो है वो मैटर रिजॉल्व भी करवा सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा डेट्स आपको नहीं डलनी है। जब आपका माइंड सेट हो गया थोड़ा सा कि हाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, उसके बाद आपको एक अपना एग्रीमेंट साइन करवाना है, और वही एग्रीमेंट आपकी डिक्री बन के आती है, आपकी एक तरह से जजमेंट बन के आती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो गए हो, आपने जब कॉम्प्रोमाइज़ करके एक एग्रीमेंट साइन कर दिया, उसके बाद वो जो जजमेंट आएगी, जो डिक्री आएगी वो आएगी, फिर उसके बाद आप जो है वो कोई अपील नहीं डाल सकते, मतलब उस डिक्री और जजमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, फिर वो आपके ऊपर बाउंड होगी। लेकिन अब आप ये मत समझिए कि अगर आपने एग्री कर लिया कोर्ट लोक अदालत आने के लिए, उसके बाद आपको मैटर रिजॉल्व करना ही है, आपको एक पॉइंट पे एग्री होना ही है, नहीं। अगर आपको लगता है कि जो आपको सजेशन दिए जा रहे हैं या आपको बोला जा रहा है करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, आप वो चीज़ नहीं करना चाहते और आपको अपना मैटर फाइट ही करना है, अगेन आप वापस आ जाइए अपनी उसी स्टेज पे जहाँ पे आपका मैटर ऑलरेडी लगा हुआ था सिविल कोर्ट में। जहाँ पे भी जज आपको सुन रहे थे, जिस भी स्टेज पे आपका मैटर है, आप वापस वहीं उसी स्टेज से जो है वो दोबारा आपका मैटर चल पड़ेगा। लेकिन लोक अदालत में जाके बेसिकली यही होता है कि एमिकेबली जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने की कोशिश की जाती है। कहते तो ये तो हुई लोक अदालत की बात कि लोक अदालत बेसिकली होती क्या है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जब जज आपको अगर सजेशन देता है कि आप जो है वो लोक अदालत में जा सकते हो, आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपका मैटर वहाँ जाके रिजॉल्व हो सकता है, क्यों आपको जो है वो हर स्टेज को, हर प्रोसीडिंग्स को जो है वो फेस करना है। आप जो है वो लोक अदालत जाइए, वहाँ पे दोनों आमने सामने बैठ के अपनी अपनी बातें रखिए, आपके एडवोकेट्स भी साथ में होते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हो वहाँ पे।
आराम से जो है वो डिस्कशन कीजिए। आप वहाँ पे जो आपके सामने बैठे होते हैं वो आपको जो है वो थोड़े से सजेशंस देते हैं, तो वहाँ पे जो है वो मैटर वहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं। वो एक स्पीडी ट्रायल है। लेकिन जहाँ रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट में तो फिर स्टेप बाय स्टेप जो स्टेजेस हैं वही आपको जो है वो पूरी करके ही आगे जो है वो जजमेंट तक पहुँचना होगा। तो इसीलिए कोर्ट आपको जो है वो, अगर पॉसिबिलिटी उनको नज़र आती है तो आपको वो बोलते हैं कि अगर आप जाना चाहो तो आपको हम रेफ़र कर देते हैं लोक अदालत के लिए। उनको पता होता है कि लोक अदालत कब कब लगती है। तो और अगर किसी पार्टी को लगता है, किसी मतलब कि जैसे एडवोकेट्स हैं उनको नॉलेज होती है कि लोक अदालत जो है वो हर हफ्ते लगती है, महीने में एक बारी लगती है, 15 दिन में एक बारी लगती है, उनको इस चीज़ की पूरी नॉलेज होती है। तो अगर आपका एडवोकेट आपको सजेशन देता है, उस बेसिस पे अगर आप एग्री करते हो, आप अपने एडवोकेट को बोल सकते हो कि वो जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दें, जज के पास एप्लीकेशन मूव कर दी कि हाँ आपको जो है वो लोक अदालत के थ्रू जो है वो अपना मैटर रिजॉल्व करना है। तो आप मतलब कि पार्टी खुद से भी एप्लीकेशन मूव कर सकती है, कोई भी पार्टी, और दोनों पार्टी मिलकर भी कर सकती है, लेकिन कोर्ट भी सजेशन कर देता है। जिस तरह से मैंने कंज्यूमर कोर्ट का आपको बताया था, वहाँ पे जो है वो मेडिएशन का एक जो है वो ऑप्शन दी गई है आजकल, उसी तरह से जो है वो एक लोक अदालत की ऑप्शन भी पार्टीज़ के पास रहती हैं। इसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड कहा जाता है। मतलब कि कोर्ट प्रोसीडिंग से हट के, कोर्ट के जो सारा प्रोसेस है, सारी प्रोसीडिंग्स है, सारी स्टेजेस हैं, उनको फेस ना करना पड़े, इसलिए जो पार्टीज़ हैं उनको ये ऑप्शन दी हुई है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको जो है वो हर बारी अपडेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है वो बार बार पेशी पे आके अपने एडवोकेट को फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको लोक अदालत जाने के लिए भी कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। इनफैक्ट जो आपने अपनी प्लेन सबमिशन के टाइम कोर्ट फीस दी होती है वो भी आपको रिफ़ंड हो जाती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगा कि येस आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस का ही पार्ट था, इसलिए मैंने इसको कवर करना बहुत ज़रूरी समझा। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना, और अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।